तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोलॉजी के क्षेत्र में जानेंगे और बायोलॉजी का चैप्टर आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, बायोलॉजी में हमें पहले समझना है जो कि बायोलॉजी का जो पिछला क्लास हमने आपको डाला था यूट्यूब और फेसबुक पे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि उसमें हमने डाला था पिछले क्लास में बायोलॉजी का। उसमें हमने डाला जो कि कोशिका कुछ जो कि बेसिक पॉइंट्स थे जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण थे, और साथ ही साथ हमने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच अंतर को बताया था हमने। उससे पिछले क्लास में हमने कवर किया था पार्ट 1 क्लास, जो कि कोशिका से संबंधित जो हमने चैप्टर लाया था उसमें समझा था हमने जीव द्रव के बारे में समझा था, और जीव द्रव के कितने भाग है उसके बारे में समझा था, और साथ ही साथ जो कि कोशिका का जो मुख्य पॉइंट्स था, कोशिका से रिलेटेड जो प्रश्न जो बन सकते थे वो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल के बीच भी अंतर भी हम जाने थे। तो दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं उसमें हमको जानना है कि कोशिका का मुख्य भाग यानी मेन पार्ट ऑफ सेल, तो कोशिका का कितने प्रकार है, कोशिका जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं। कोशिका तो समझिए कि शरीर का जो कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, और कोशिका के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से जो कि पार्ट होते हैं, जो कि वैसे पार्ट को मिलाकर जो कि कोशिका का निर्माण होता है, जो कि आपको जानना सभी एग्जामों के लिए, और जानकारी के बेस पर आपको अपने शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके कोशिकाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज चलिए इस वीडियो में आपको जो कि हमको पढ़ना है जो कि कोशिका का मुख्य भाग में, जो कि हमको लगभग 11 या 12 जो कि पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें अभी हम इस वीडियो में 4 कवर करेंगे, जिसमें जो कि कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके बाद दूसरा इसी चैप्टर में इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको जो कि है तारक का जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, और उसके बाद है अंतःप्रदव्य जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इसमें हम 4 कवर करेंगे, और बाकी जो बचेगा उसका दूसरा पार्ट में हम वीडियो लाएंगे, उसमें हम समझेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, और इसको जो कि चारों को हम इसमें डिटेल से समझेंगे, और एग्जामों के लिए क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमको जो कोशिका का निर्माण जो किस किस तत्व से किस जो कि पार्ट से मिलकर बनता है कोशिका, उसके बारे में जानेंगे, और उस पार्ट्स का जो कि डिटेल में समझेंगे, उस पार्ट्स का योगदान क्या है कोशिका के क्षेत्र में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आगे जानते हैं जो कि सबसे पहले कोशिका का जो कि मुख्य भाग है, उसमें सबसे पहले हमको जानना है कोशिका भित्ति के बारे में जानना है, यानी सेल वॉल के बारे में जानना है। तो सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल जो होता है दोस्तों, सेल वॉल जो कि एक तरह से जो कोशिका होता है, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है ना, बाहरी आवरण एक तरह से जो कि भित्ति होता है, जो कि प्रोटेक्शन देता है कोशिका को, क्या देता है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी जो कि दबाव से, बाहरी जो कि झटका से बचाता है कोशिका को, बाहरी कोई भी चीज को एक तरह से जो कि समझिए कि एक तरह से यहाँ पे देखिए कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में देखिए हम लोग का जो मांस है उसके ऊपर तो कोई उसका जो खपरोइया नहीं है, कोई उसका जो कि एक तरह से खपरोइया समझिए। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोई चीज का खपरोइया होता है, जैसे कि पेड़ पौधा के ऊपर से छाल जो देखते हैं, छाल देखते होंगे, तो वही उसका कोशिका भित्ति हुआ। और आदमी में तो नहीं पाया जाता है, कोई भी ऊपर से समझिए कि चमड़ा है, तो चमड़ा क्या है, उसका तो प्रोटेक्शन क्या है, तो कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा, लेकिन उसका प्रोटेक्शन के लिए उसका कोशिका भित्ति के अंदर ही कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली के ऊपरी आवरण जो होते हैं वो कोशिका भित्ति होता है, और कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आप इस तरह से समझे होंगे। तो यहाँ पे जो एक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। एक तरह से सेल्यूलोज जो कि पादप पेड़ पौधा में पाया जाता है, सेल्यूलोज जो कि कोशिका भित्ति जो कि बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H10O5 होता है। C6H10O5 सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो सेल्यूलोज दोस्तों आप देखिए कि कोशिका भित्ति जो बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है। और आगे देखते हैं यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता देता है। यानी कि ये कोशिका को आपको तो बोले ही हैं, जैसे कि कोशिका को, कोशिका भित्ति का काम है कि उसका जो शेप है, मान लीजिए कि ऊपर से देखिएगा कि अगर पेड़ पौधा का जो ऊपर छाल है, अगर छाल को हटा देंगे, कोई पौधा है, पेड़ है, उसके छाल जो कि एक तरह से होता है, बाहरी आवरण जो उसका होता है उसको एक तरह से स्ट्रिक्ट बना के रखता है, स्ट्रिक्ट बना के रखता है। जैसे मानव शरीर में कंकाल होता है, तो कंकाल जो कि हमारे शरीर के अंदर से होते हैं, लेकिन उसका जो होता है पेड़ पौधा का जो बाहर से जो कि एक तरह से जो कि भित्ति होता
होता है जो उसको एक तरह से खड़ा रखने में, उसको जिस डायरेक्शन में मुड़ता है उसमें उसको स्ट्रेच जो कि स्ट्रिक्ट बनाता है, जो कि उसको मुड़ने नहीं देता है, वो स्ट्रिक्ट जाए। कोई भी डाल उसका जो रहता है एक तरह से उसको कोशिका भित्ति के द्वारा उसको जकड़े हुए रहता है, इसलिए वो टूटता फूटता जल्दी नहीं है और जल्दी उसका क्रैक नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति का और उसका आंतरिक सुरक्षा प्रदान होता है पेड़ पौधा का, जो कि कोशिका भित्ति के माध्यम से। तो दोस्तों इस तरह से कोशिका भित्ति का कहना यहाँ पे है कि जीवाणु का यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता देता है, यानी कि समझ लिया अब इसके बारे में। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है। जीवाणु का जो यानी बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक फंगस का जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वाल होता है, वो काइटिन नामक यौगिक का बना होता है, काइटिन का बना होता है कवक का। और जीवाणु का होता है पेप्टिडोग्लकेन के द्वारा बना होता है कोशिका भित्ति। तो समझ लिए होंगे दोस्तों कोशिका भित्ति के बारे में डिटेल से कि कोशिका भित्ति किस तरह कार्य करता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, या केवल पादप कोशिका में होता है, या सेल्यूलोज का बना होता है, या कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में मदद करता है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है, ये सब समझे हैं। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में आप समझते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में समझिए, कोशिका भित्ति होता क्या है। तो कोशिका भित्ति एक तरह से होता है कि जैसे कि कोशिका के चारों तरफ उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली का निर्माण होता है, उसी को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका के अंदर में जो भी पार्ट्स होते हैं उसका सुरक्षा प्रदान, जो कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बाद जो कि एक और प्रोटेक्शन होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, जो कि कोशिका के आंतरिक स्वरूप का आंतरिक भाग का कोशिका झिल्ली के माध्यम से यानी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। और कोशिका झिल्ली जो होता है यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कोशिका झिल्ली जो होता है, जो पदार्थ, मान लीजिए कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है कि कोशिका झिल्ली जैसे कि शरीर के जो भी अंग है शरीर का उसमें कोशिका होते हैं, और कोशिका के बाहर क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है। तो उस कोशिका में कौन से तत्व चाहिए और कौन से तत्व नहीं चाहिए उसी का निर्धारण करता है कोशिका झिल्ली कि कौन से तत्व को, कौन से मटेरियल को अंदर लेना है कोशिका के अंदर और कौन से मटेरियल को जो कि बाहर निकालना है। उसी झिल्ली का एक तरह से अति होता है, छकनी जो चाय छानते हैं ना, एक तरह से छन्नी होता है, और कोशिका झिल्ली जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। उसी तरह से जैसे कि जो तत्व शरीर के लिए उपयोगी है उस कोशिका के लिए, जो कि पार्टिकुलर कोशिका के लिए उपयोगी तत्व है उसको लेना है, और जो तत्व उपयोगी नहीं है उसको बाहर निकालना है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली का जो काम है कि जो तत्व जो कोशिका के लिए अनुकूल है उसको लेगा, उसके बाद जो तत्व बाहर जो अनावश्यक है उसको बाहर निकालेंगे। यानी कि एक तरह से एक छानने का काम करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका झिल्ली का, इसका मुख्य कार्य है कि कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है, जो आपको हम पहले समझा दिए हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो कि हम इस तरह से लिख दिए हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलिए अब कोशिका झिल्ली के बारे में, जो इसका खोज किया गया था वो 1855 ईस्वी में खोज किया गया था कोशिका झिल्ली का। और यहाँ पे जो जीव वैज्ञानिक थे जो कि उनका नाम था जो कि कार्ल नेगेली और सी क्रेमर के द्वारा जो कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का खोज किया गया था 1855 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से आप समझे होंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो कि डिटेल्स में आपको हम समझाएं, जो कि कोशिका के मुख्य भाग में आते हैं, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोशिका जो झिल्ली डायग्राम के बेस पर समझिए आपकी कोशिका झिल्ली जो कि आंतरिक जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है वो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो कि कोशिका भित्ति, ये जो आपको टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन दिखाई दे रहा है चारों तरफ इसका जो सर्किल्स है, उसके ऊपर जो लाइनिंग है जो टेढ़ा मेढ़ा है वो कोशिका भित्ति का लाइनिंग, जो आपको समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाया है। तो इसका जो कि यहाँ पे मतलब हुआ कि कोशिका भित्ति है जो बाहरी आवरण है जो कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन में है, और अंदर में जो लाइनिंग गोल खींचा गया है सर्किल के रूप में वो कोशिका झिल्ली है। यानी कि कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति होते हैं और कोशिका में जो कि बीच में न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह से जो कि हम समझेंगे पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। अभी कोशिका भित्ति समझिए, कोशिका झिल्ली समझे हैं दोस्तों, उसके बाद हम समझेंगे अभी तारक का जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, और आगे समझेंगे अंतःप्रदव जालिका जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ह्यूमन सेल का इमेज, और आगे देखिए ये है प्लांट सेल का इमेज। ये सभी आप
तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम सेंट्रोसोम के बारे में, यानी तारक काय के बारे में जानते हैं कि तारक काय क्या होता है, इसका क्या खासियत है, जो कि कोशिका में क्या योगदान देता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तारक काय यानी सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो खोज किया था बोवेरी नामक जीव वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, जो कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। और चलिए दोस्तों अब सेंट्रोसोम के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले यहाँ पे जो कि तारक काय के जो कि अंदर एक होता है, जो कि तारक काय के अंदर एक सेंट्रियोल होता है, तारक काय के अंदर एक सेंट्रियोल होता है, उसके मध्य भाग में सेंट्रियोल होता है। तो उसी सेंट्रियोल के चारों तरफ जो कि कोशिका द्रव होते हैं, जो कि सेंट्रियोल के चारों तरफ कोशिका द्रव घेरे रहते हैं, कोशिका द्रव, उसी कोशिका द्रव को हम सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। सेंट्रियोल के चारों तरफ रहता है कोशिका द्रव और उसी कोशिका द्रव को हम सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। जो कि तारक काय के मध्य में जो कि ये पॉइंट रहता है, सेंट्रियोल कहाँ रहता है कि तारक काय के अंदर रहता है, उसके मध्य में रहता है जो कि सेंट्रियोल, और उसी सेंट्रियोल को कोशिका द्रव घेरे रहता है और कोशिका द्रव को ही हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कि तारक काय जो है सेंट्रोसोम जो है वो समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है, यानी कि सेंट्रोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कि कोशिका का विभाजन करना है। कोई सेल अगर मर जाता है तो उसका फिर से पुनर्निर्माण करता है तारक काय सेंट्रोसोम, जो कि समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। यानी कि जो विभाजन होता है, जो कि समान रूप से इसका जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन माने होता है कि समसूत्री का, चलिए इसका हम सीरीज समझते हैं कि समसूत्री किस तरह से विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है, जिसमें पहला चरण में उसका केंद्रक का विभाजन होता है, उसका दूसरे चरण में उसका कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन इस तरह से होता है। तो इसी विभाजन की क्रिया को जो कि सेंट्रोसोम करता है, जो कि एक तरह से ध्रुव का काम करता है। सेंट्रोसोम क्या है, ध्रुव है, और इसी ध्रुव से ही सब कुछ कंट्रोल होता है, जो कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करता है। यानी कि मृत कोशिका अगर हो जाए तो सेंट्रोसोम जो होता है कि कोशिका का जो कि विभाजन करता है। कोशिका अगर शरीर में जो वहां पे मर जाता है कोशिका, तो उसको फिर से नया पुनर्निर्माण करता है। सेंट्रोसोम नए कोशिका का निर्माण करता है, जो कि शरीर के अन्य भागों में, जिसमें देखिए सबसे यहाँ पे जो लिखा गया है लीवर और तंत्रिका कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तारक का जो होता है वो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कोशिका में नहीं होता है। लीवर का जो कोशिका होता है, लीवर की कोशिका में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है, यानी कि तारक काय पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम जो कि देखते हुए कभी कभी सुनते हुए कि जैसे कि लीवर का जो सेल होता है, लीवर अपने आप को पुनर्निर्माण कर लेता है। लीवर का कोई पार्ट अगर खराब होता है तो अपने खुद रिपेयरिंग कर लेता है, लीवर अपने आप में सेल्फ जो कि रिपेयरिंग कर लेता है, जो कि इसी तारक का सेंट्रोसोम के कारण, जो कि लीवर में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है। और उसका तंत्रिका कोशिका में इसका कमी रहता है, इसमें रहता ही नहीं। तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन सिस्टम यानी ब्रेन से लेकर जो कि स्पाइनल कोड है वो सभी तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत है। तो तंत्रिका कोशिका जो कि तंत्रिका कोशिका में जो कि तारक काय सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो देखते हुए दोस्तों, जैसे कि कोई कैंसर होता है, तो कैंसर, जैसे कि कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर होता है कि एक तरह से समझिए कि इसका कैंसर का जो डिफिनेशन है, जो कि अनकंट्रोलेबल सेल डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, माने कि जो अनावश्यक जो कि सेल का डिवीजन हो जाता है, जो कि जितना सेल चाहिए उससे ज्यादा जो सेल का डिवीजन हो जाता है, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे कि समझिए शरीर के किसी भाग में जो कि ट्यूमर बन जाता है, तो ट्यूमर एक तरह से कैंसर ही होता है, जो कि शरीर में जो कि एक्स्ट्रा सेल जो कि डिवीजन हो गया है, विभाजित हो गया है। तो उसी के चलते जो कि लीवर में तो पाया ही जाता है और शरीर के कुछ भागों में पाया जाता है, जो कि समझिए कि सेल को डिवीजन कर देता है, तो उसी को कैंसर बोलते हैं। जो कि सेंट्रोसोम ज्यादा मात्रा में उसमें हो जाता है, इसके कारण जो कि कैंसर हो जाता है। तो तंत्रिका कोशिका यानी ब्रेन में तो तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, तो ये तो तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं रहता है, तो ब्रेन में कैंसर ट्यूमर क्यों हो जाता है, ब्रेन में जो कि ट्यूमर को कैंसर बोलते हैं, तो ट्यूमर क्यों हो जाता है, जब तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। तो सेंट्रोसोम ही सेल डिवीजन करता है। तो सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन करता है, तो शरीर के अन्य भागों में जो कि लीवर हो गया उसमें अगर कोशिका का विभाजन करता है, तो तंत्रिका कोशिका में यानी ब्रेन में कोशिका का विभाजन तो नहीं होता है, तभी कहे हो जाता है ब्रेन में ट्यूमर। तो ब्रेन में ट्यूमर होने का उसमें 90% जो ब्रेन में होता है, 90 से 95% जो कि न्यूरॉन सेल होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है। और उसके बाद जो कि 10 से 5% जो उसमें होता है गिलियल सेल होता है। तो गिलियल सेल के माध्यम से ही ट्यूमर बन जाता है जो कि ब्रेन में। तो गिलियल सेल के कारण ही जो कि ब्रेन में ट्यूमर बनता है, उसी को ब्रेन कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि लीवर में तो सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि ज्यादा रहता है, जो कि लीवर खुद को रिपेयरिंग कर लेता है अपने आप में, और कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र रिपेयरिंग नहीं कर सकता है। ब्रेन में जो भी चोट लगता है तो ब्रेन जल्दी ठीक नहीं होता है, जो कि इसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है ब्रेन में, न्यूरॉन सिस्टम में।
दोस्तों इस तरह से आप समझे होंगे जो कि सेंट्रोसोम के बारे में, और इसका जो कि पूरा जो कि डिटेल से आप समझे हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम आगे जो कि अंतःप्रदब जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझते हैं। अंतःप्रदब जालिका क्या होता है? तो अंतःप्रदब जालिका जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें इसका देखिए जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कोशिका है, कोशिका में बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए कि कोशिका है और जिसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है और बीच में जो कि कोशिका द्रव रहते हैं मौजूद। और यहाँ पे जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चित्र होता है इस तरह से उसका चित्र होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, यहाँ पे तो हम चित्र जो कि अपना से बनाए हैं और यहाँ पे जो कि एक तरह से डिजिटली रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ऐसा जो कि टाइप है जो कि एक तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं एक तरह से समझिए कि कोशिका का कंकाल होता है, कोशिका का कंकाल का काम करता है, यानी कोशिका को एक संरचना देता है, कोशिका को स्टेबल रहता है, कोशिका को पचके नहीं हो, न तो उसका जो कि सर्कुलेशन रुक जाएगा और कोशिका काम करना बंद कर देगा। इसीलिए इसको जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अंतःप्रदब जालिका जो होता है वो कोशिका की आंतरिक संरचना को, यानी कोशिका का कंकाल होता है, कोशिका के आंतरिक कंकाल होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं, जिसमें कि कोशिका को एक तरह से वो स्टेबल रखता है, कोशिका को पचकने नहीं देता है, कोशिका को अपने जो कि एक सामान्य स्थिति में रखता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अंतःप्रदब जालिका होता है, कोशिका के अंदर में रहता है वो, जो कि कोशिका का जो कि एक तरह से कंकाल की तरह काम करता है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आगे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होती हैं, जिसमें एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसमें जो कि कोशिका में दो प्रकार के होते हैं, इसमें स्मूथ होते हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है वो जो कि वसा का उत्पादन करता है, वसा का निर्माण करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक के द्वारा जो कि वसा का निर्माण होता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में रहता है राइबोसोम रहता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या रहता है? तो राइबोसोम रहता है और उसी राइबोसोम के माध्यम से जो कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक से क्या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का होता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कि वसा का निर्माण होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ होता है, रफ क्यों होता है? तो स्मूथ ये होता है जो कि एक पार्ट होता है अंतःप्रदब जालिका का, एक पार्ट स्मूथ होता है और दूसरा पार्ट जो कि रफ होता है। तो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर जो कुछ भाग है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिस पर जो कि राइबोसोम रहता है। तो राइबोसोम जब आ जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो उसी को रफ बोलते हैं, यानी कि खुरदुरा हो जाता है। अगर समान रूप में रहता है तो जो कि स्मूथ रहता है, उस पर राइबोसोम रहता है इसीलिए वो रफ हो जाता है। तो राइबोसोम, राइबो जहां लिखा रहेगा समझिए कि वो प्रोटीन से संबंधित है। तो राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन का यहाँ पे अति होता है, उत्पादन होता है और स्मूथ से वसा का उत्पादन होता है। और ये दोनों जो मिलकर ये दोनों जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से जो कि वसा और प्रोटीन के माध्यम से जो कि कोशिका झिल्ली यानी केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली में जो कि वसा और प्रोटीन के माध्यम से इसका निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का। तो दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो कि सेंट्रोसोम यानी तारक काय जो कि आप समझे हैं, डिटेल से समझे हैं, इस तरह से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को देखकर, आप इस चैप्टर को देखकर जो क्लास हमने दिया है आपको, इसमें पहले समझाया कोशिका भित्ति, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, उसके बाद जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, उसके बाद तारक यानी सेंट्रोसोम, उसके बाद अंतःप्रदब जालिका, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं। तो इस तरह से जो हमने समझाया है, मुझे उम्मीद होगा कि आप इस चीज़ को अच्छी से दिमाग में कवर किए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम इस सेशन को अभी एंड करेंगे और फिर से हम अगला वीडियो लाएंगे जो कि इस पर लाएंगे, जो कि अभी तो हम 4 कवर किए हैं, अभी बहुत सारा जो कि कोशिका का टाइप बचा हुआ है, जो कि कोशिका के अंदर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जो कि ये पहला क्लास है। इसके बाद 2 क्लास और आएगा, उसमें हम कवर करेंगे जो कि कोशिका के मुख्य भाग में मेन पार्ट ऑफ सेल में जो कि अन्य जो और पदार्थ है जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जानकारी के बेस पर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जानना जरूरी है एग्जाम के लिए, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकले होंगे, तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप। तो दोस्तों चलिए इस तरह से मुझे उम्मीद होगा कि आप समझे होंगे। दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।